हेलो गाइस। सॉरी, शादी की वजह से मैं स्टोरी नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब तो डेली आएगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइब 1000 नहीं करेंगे तो स्टोरी छोटी छोटी ही आएगी। तो आप देख लीजिए, 1000 कर दीजिए या फिर ऐसे ही छोटी करते रहिए। थैंक यू सो मच। मायरा का चेहरा डार्क हो गया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा कठोर हो गया था और उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठियों में बंद होने लगे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, नताशा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके चेहरे से निकलती हुई डार्क एनर्जी से साफ थी कि वह नताशा से किस हद तक नफरत करती थी। मायरा की आंखों के सामने धुंधली यादें घूमने लगी थी जब उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मायरा। यह आवाज सुनकर उसकी माँ मृदुला की थी। आवाज में इतना स्नेह और दर्द था कि मायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह तुरंत पलटी और उसकी नजर अपनी माँ और पिता चेयरमैन साहब पर पड़ी। मृदुला जी के कदम अचानक से ठिठक गए। उसकी आंखें मायरा को देखकर भर आई थी। उनकी उंगलियां कांप रही थी और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देख रही हों। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मायरा, मेरी बच्ची, मेरी मायरा वापस आ गई। आप चिंता थी? चेयरमैन साहब भी मायरा को देखकर अवाक खड़े थे। उनकी मजबूत ठोस व्यक्तित्व की दीवार टूटने लगी थी। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मायरा, ये सच में तुम हो? मेरी बच्ची। मायरा का दिल जोर से धड़क रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने तेजी से अपनी माँ की ओर दौड़ते हुए उन्हें गले लगा लिया। माँ, माँ, आई लव यू सो मच एंड आई रियली लव यू। सॉरी आपको परेशान करने के लिए। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। आप ठीक है ना माँ? मृदुला जी ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया, जैसे उन्हें डर हो कि ये सपना कहीं टूट ना जाए। उसकी उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? हमने तो तुझे हमेशा के लिए खो दिया था। मुझे तुझे कितनी बार पुकारा, लेकिन तेरा कोई भी अता पता ही नहीं था। मायरा की आंखों से भरी हुई आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मैं आप हमेशा आपसे दूर रहकर भी आपके पास थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वापस आना चाहती थी, लेकिन हालात ने मुझे रोक दिया। इसी बीच चेयरमैन साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनकी आवाज़ में भावुकता का अनोखा मिल था। मायरा, हमें विश्वास था कि आप वापस आएंगे, लेकिन ये सब कैसे हुआ? आप कहाँ थी? हमने तो आपको मृत ही मान लिया था। ये साल हमारे लिए किसी सजा से कम नहीं थे। अपनी माँ को कितनी ज़्यादा बीमार हो गई थी और नैन्सी को अपनी बेटी समझने लगी थी। जिस पर मृदुला जी ने रोते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि वो हमारी मायरा नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारी मायरा की परछाई हमसे दूर हो जाए। इसीलिए हमने उसे अपनी मायरा ही मान लिया था। लेकिन मैं अंदर से जानती थी कि मेरी मायरा जा चुकी है और वह कभी भी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर चेयरमैन सर और मायरा अपनी आंखों में आंसू लिए हुए मृदुला जी को देखने लगे थे। वहीं मायरा ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ, किसने कहा मैं नहीं आऊँगी? देखिए ना, मैं वापस आ गई और आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई हूँ और आप ऐसी सेंटिमेंटल होकर बातें कर रही हैं। इसलिए आप रोना बंद कीजिए। ऐसी खुशी के मौके पर रोया नहीं जाता है। जिस पर मद्रा जी ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया था। वहीं मायरा ने अपनी माँ से अलग होकर अपने पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर जितनी गंभीरता थी उतनी ही आंखों में प्यार था। मायरा ने झुककर उनके पैर छुए और उनके गले लगे। पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत दर्द दिया है, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ ना। अब कुछ भी गलत नहीं होने होगा। चेयरमैन साहब ने उसकी पीठ को थपथपाई और बेटी को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी बेटी के लिए उनके प्यार और दर्द की गवाही दे रहे थे। मायरा, मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई हो, यही सबसे बड़ी बात है। अब से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें फिर कभी किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मित्रा जी ने उसकी ओर बढ़कर मायरा को फिर से गले लगा लिया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत हमारे पास लौट आई। मायरा ने अपनी आंखों से देखते हुए कहा, माँ, पापा, अब इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो तो अब मुझे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं यहीं हूँ। मैं अब कहीं भी नहीं जाऊँगी। बस आप दोनों को खुश देखना चाहती थी।
जिस पर मृदुला जी ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ चल, जल्दी चलो। लेकिन ये कनिष्क और नताशा और सभी लोग कहाँ चले गए सभी, जिस पर नताशा का नाम सुनकर मायरा के चेहरे की मुस्कुराहट जम सी गई थी। वहीं चेयरमैन साहब को भी सब कुछ पता चल गया था। वहीं मायरा ने जल्दी से कहा, माँ वो ना, उसे अपने पेरेंट्स मिल गए हैं, इसीलिए वो कल ही रात को यहाँ से निकल गई है। आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने आपको बताया नहीं। जिस पर मृदुला जी ने खुशी से कहा, क्या सच में उसे अपने पेरेंट्स मिल गए? लेकिन फिर भी हमें बताकर तो जाना चाहिए था ना। जिस पर मायरा ने उन्हें अपनी बातों को सुलझाते हुए अंदर ले आई और फिर मृदुला जी अपनी बेटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो वो नताशा के बारे में भूल भी गई थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल की घुमावदार सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के भीतर नैन्सी का चेहरा एक खौफनाक गुस्से का प्रतीक बन चुका था। उसकी आंखें अंगारे जैसी दहक रही थी, मानो किसी भी पल आग उगल देगी। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रह रही थी। उसके नथुने फूल रहे थे और उसकी उंगलियां बार बार अपनी पिस्तौल की मेटल पर छू रही थी, जैसे उसकी बेचैनी अब किसी को मिटा देने के बाद ही शांत हो गई। ऋषभ शाम। नैन्सी ने होठों से ये नाम जैसे जहर बनकर बाहर निकला था। उसके दिमाग में ऋषभ की हंसी और उसका वह चेहरा घूम रहा था जब उसने अब उसके ऊपर गन को तान रखा था। हर बार जब यह दृश्य उसकी यादों में आता, उसका खून खौल उठता था। वह खुद गुस्से में बुदबुदाई, तेरे जीने का खत्म अब समाप्त हुआ। तूने बहुत बड़ी गलती की। मेरे पति पर अपना हाथ डालकर मैंने अपने लिए तुझे थोड़ा सा जीने का वक्त दिया था, लेकिन मुझे तो अब जीने का ही शौक है कि कोई उसकी बात समझ तो नहीं पाया। लेकिन उसके आसपास से निकलते हुए ऑरा को देखकर साथ बैठे लोग भी डर गए थे। मुझे कमज़ोर समझने की गलती की थी ना तूने ऋषभ। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी आत्मा कांप तक भी कांप जाएंगी। मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुझे मिटाऊंगी, तुझे इस दुनिया से ऐसे ख़त्म करूंगी कि कोई तेरा नाम को भी याद नहीं कर सकेगा। उसके गुस्से की हद पार हो गई थी। उसने गुस्से में अपने मन में कहा, आज की रात उसके खून से रंगी होगी। मैं उसे इस कदर डराऊंगी कि वह मौत की भीख मांगेगा, और जब तक वह दर्द से चीखेगा नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वहीं पास में बैठी टिया ने जल्दी से अपने बॉस को देखते हुए कहा, बॉस शांत हो जाइए, हम कहाँ पहुँचने वाले हैं ना, हमारी पूरी टीम तैयार है। लेकिन आपका गुस्सा गुस्सा नैन्सी ने उसकी बात बीच में काट दी। उसकी आवाज़ में लोहे जैसी शक्ति थी। ये गुस्सा नहीं, ये मेरा फैसला है। ऋषभ ने मेरे परिवार पर गलत नज़र डालने की कोशिश की है, हाथ उठा, और इस चीज़ ने मेरे सब्र को ख़त्म कर दिया है। अब मैं उसके हर रिश्ते, हर सपने, हर सांस को ख़त्म करूँगी। वह देखेगा कि नैन्सी कौन है। उसने अपनी पिस्तौल वापस कमर पर लगाई और कार पर चला रहे ड्राइवर से गुस्से के साथ कहा, कार को जल्दी से चलाओ, मुझे उसकी चीखें सुननी है। वहीं दिया को भी पता चल गया था कि वह आदित्य पर हमला होने की वजह से इतनी ज़्यादा गुस्से में है। रात को सच में उसे इतनी बात पर यकीन नहीं हुआ था कि मिस्टर आदित्य ओबराय उसकी बॉस के हस्बैंड है। लेकिन अब जब उसकी बॉस बस हमले की खबर सुनने के बाद इतनी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही हैं, तो उसे समझ आ रहा था कि उसकी बॉस ने झूठ नहीं बोला था, कि सच में आदित्य ओबराय ही उसके बॉस के हस्बैंड है और वह आदित्य नैन्सी ओबराय है। वहीं दूसरी तरफ काली चमचमाती गाड़ियों का काफिला घने जंगलों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आदित्य अपनी कार के भीतर खिड़की से बाहर शांत नज़ारों को देख रहा था। उसकी लेकिन उसकी आंखों में जो ज्वाला सुलग रही थी, वह उसके शांत चेहरे के पीछे छुपे तूफान को बयां कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहे थे। पहली बार जब उसने नैन्सी को समंदर में गिरते हुए देखा था, उसकी आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। दूसरी बार जब वह गोली चलने से मरते मरते बची थी और फिर से उसकी जान पर हमला हुआ था, ऋषभ। आदित्य के होठों से यह नाम जैसे किसी जहर बनकर निकला था। उसका चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा कठोर हो गया था। उसकी आंखों में एक गहरी आग थी। पहले उसने यही सोचा था नैन्सी के साथ ही उसे ख़त्म करेगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अब वह उसे और ज़्यादा जिंदा नहीं रहने दे सकता था। तुम्हारी वजह से, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा डर था जो हर किसी को छोड़
चीर सकता था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी वाइफ को 2 बार खो दिया, जिसे मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया था। तुमने मुझे उससे दूर कर दिया, मेरी बीवी की जान ले ली। तुमने ऋषभ, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके हाथ में धीरे धीरे मुट्ठी का आकार ले लिया था। उसकी अंगुलियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि उसकी नसें भी फटने को तैयार थी। आज तुम्हारी बर्बादी का दिन है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिटा दूंगा। तुम्हारी हर सांस पर मेरा बदला भारी पड़ेगा। आदित्य के शब्दों ने कार के भीतर बैठे हुए व्यक्ति की रूह तक को कांप दिया था। आगे बैठे चिराग की नजरें आदित्य के चेहरे पर गईं, जो गुस्से में लाल हो चुका था। उसकी आंखें आग उगल रही थी और उसके भय के मारे हाथ थर थर कांप रहे थे। रात हो चुकी थी। अंधेरी रात में मुंबई के जंगलों में सबसे बीचों बीच एक विशाल काली इमारत खड़ी थी। वह क्वीन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर था। आदित्य का काफिला वहां आकर रुका। तेरा ब्रेक की आवाज़ ने पूरे काफिले इलाके को हिला दिया था। गाड़ियों के दरवाजे एक के बाद एक खुले और आदित्य ने भारी भरकम बॉडीगार्ड्स तेजी से बाहर निकल गए। सबने हथियार संभाल लिए थे। आदित्य गाड़ी से उतरा। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में जलती आग किसी को भी कलेजा दहला सकती थी। उसके कदमों की गूंज उस खामोश जंगल में गूंज रही थी। वह लोग ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी दूर थे, लेकिन आदित्य, उसकी आंखों में गुस्से का तूफान अब भी चल रहा था। आदित्य ने एक इशारे से अपने काफिले को इशारा दिया। उसके इशारे को समझते ही नितांत ने सभी को इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बॉडीगार्ड्स और संगठन के अन्य सदस्य तुरंत कार्रवाई करने लगे थे। आदित्य शांति से कार की बोनट पर बैठा हुआ था। उसके बॉडीगार्ड्स बिना किसी आवाज़ के यहाँ से वहाँ जंगल में दौड़े जा रहे थे। नितांत अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह पर ही खड़े होकर सभी को अपने एयरफीस से ही इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने उधर से कुछ कहा कि यह सुनकर नितांत ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ रेडी है बॉस। जिस पर आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, फिर इंतजार किस मुहूर्त का कर रहे हो, स्टार्ट करो। उसके यह कहते ही नितांत ने सबको तैयार रहने को कहा और फिर सीरियस होकर कहा, ब्लास्ट। उसके यह कहते ही जंगल में अचानक से कहीं जगह एक साथ ही विशाल धमाके होने लगे थे। धमाके इतने जोरदार थे कि वहां की धरती भी हिल गई थी, जिससे पूरा इलाका कांप उठा था। हवा में धुएं, आग की लपटों में सब कुछ निकल लिया था। हर धमाके ने हर ऑर्गेनाइजेशन की नींव को हिलाकर रख दिया था। शोर, आग और तबाही से पूरा जंगल झिलमिलाने लगा था। हर धमाके के साथ जैसे आत्माएं भी चिल्ला रही थी। आदित्य गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी तारों की तरह चमक रही थी। तभी कहीं सारे लोग जंगल से इधर उधर दौड़ने लगे। वह ऋषभ के आदमी थे। उन्हें देखकर ही वह फिर से मुस्कुरा उठा। वहीं उसके बॉडीगार्ड ने अपनी अपनी गन निकाल ली। थोड़ी देर में ही बिना किसी चेतावनी की गोलियां चलने लगी। वहीं निदांत ने यह देखा और जल्दी से सबसे कहा, बॉस को कवर करो। यह कहते हुए वह गुस्से में सब पर गोलियां चलाने लगा। वहीं आदित्य ने सबसे गुस्से में कहा, किसी को भी मत छोड़ना। ये कहते हुए उसने भी अपनी गन निकाल ली और फायरिंग करने लगा। सभी लोग इधर से उधर पेड़ों के पीछे छुप छुप कर फायरिंग करने जा रहे थे। वहीं उस टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर धुआं लटकते हुए लोहे की गार्डर, जंग लगी मशीनें और ऊपर से टपकता पानी। फैक्ट्री के चारों तरफ आदित्य और ऋषभ की टीमों के बीच गोलियों की गूंज और बम धमाके हो रहे थे। दोनों गुटों की ताकत बराबरी की है थी। ऋषभ फैक्ट्री के केंद्र में खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने गुस्से से कहा, इसने हमारे ठिकाने के बारे में पता कैसे लगा? लेकिन किसी को भी वहां बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उनके चारों काफी सारे लोग खड़े हुए थे। वह ऋषभ थे, आदमी थे जो घेरा बनाकर खड़े हुए थे। सभी लोग हाई टेक हथियारों से लैस थे, लेकिन ऋषभ के सवाल पर सभी के माथे पर पसीना आ गया था। उन्हें चुप देखकर ऋषभ का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा था और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, एक तो तुम लोगों से वह मारा नहीं गया और अब यहाँ पर अपना मुंह बंद करके खड़े हुए हो, जैसे किसी की समाधि में आए हो। मेरी बात कान कर खोल कर सुन लो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आज यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। उसे किसी भी हालत में पकड़कर हमें अपने बॉस के पास लेकर जाना है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ये कहा ही था कि तभी फैक्ट्री के मुख्य गेट पर जोरदार धमाका हुआ। काले धुएं के बीच से आदित्य की टीम दाखिल होती है और हर कोई एक्शन मोड में गहरे फोकस के साथ आगे बढ़ता है। उनके बीच से जो भी आ रहा था, सबको उनके आगे चल रहे
बॉडीगार्ड जल्दी से ही साइड कर देते थे। वहीं जब ऋषभ ने नजर आदित्य पर पड़ी, जो कि अपने काले थ्री पीस सूट में चेहरे पर बर्फ जैसे ठंडक लिए हुए अंदर दाखिल हो रहा था, तो उसकी आंखें गुस्से से भर आई थी। उसकी आंखों में गुस्से और बदले की आग जल रही थी। वहीं आदित्य ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, आदित्य, तुझे 1 साल बाद मेरी मार से होश आ ही गया, हाँ? और आते ही तूने मुझ पर हमला करके अपनी मौत का सामान खुद चुना है। अब आज तेरी आखिरी दिन है। जिस पर ऋषभ ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुस्से के साथ कहा, देख क्या रहे हो, मार दो इसको को। उसके यह कहते ही उसकी टीम ने फायरिंग शुरू कर दी। आदित्य की टीम भी जवाबी हमला करती है। गोलियां और ग्रेनेड दोनों तरफ से ऐसे बरस रहे थे जैसे जंग का मैदान हो। वहीं गोलियां चलाते हुए ऋषभ और आदित्य अचानक से आमने सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को देखते ही दोनों ही अपनी अपनी बंदूकें फेंक दी थी और गुस्से में आगे की तरफ बढ़े। ऋषभ का चेहरा भी गुस्से से धधक रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा जरूर तोड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। वह तेजी से घूंसा मारता है, लेकिन आदित्य एक तरफ हटकर बच जाता है। उसके जवाब में आदित्य एक तगड़ा मुक्का ऋषभ के पेट पर मारता है, जिससे वह पीछे हट जाता है। आदित्य ने अपनी सर्द आवाज में कहा, सेम टू यू, क्योंकि मैं भी यही सोच कर आया हूँ। तूने गलत आदमियों से पंगा लिया है, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते हुए उसने एक और पंच उससे मारना चाहा, लेकिन ऋषभ भी काफ़ी ज़्यादा तेज था। उसने भी जल्दी से पीछे की तरफ हटते हुए हंसते हुए कहा, तू सोचता है कि मैं तुझसे डर जाऊंगा? तुझसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मनों को ख़त्म किया है मैंने, तो तू किस खेत की मूली है? अच्छा हुआ जो तू यहाँ खुद मरने चला आया। जिस पर आदित्य ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ख़त्म किया है, लेकिन आज मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। तभी आदित्य ने उस ऊपर पीछे से एक आदमी ने अटैक किया, जिससे आदित्य ने जल्दी से उसे रोक लिया। उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा। सभी पॉइंट ऋषभ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अचानक से पास रखी लोहे की छड़ उठाई और आदित्य पर जोरदार हमला किया। अगर आदित्य सही समय पर नहीं हटता तो वह उसके सीने के आर पार होती। फिर भी वह छड़ उसके सीने को हल्का सा छू जाती है, जिससे खून बहने लगता है। फिर जिस पर आदित्य ने जल्दी से अपनी बाह को पकड़ लिया, फिर मुस्कुराते हुए दर्द से सहते हुए बोला, खून बहा दो, लेकिन ये सिर्फ आग की भी बनाएगा। ये कहते हुए उसने एक पल के लिए देरी किए बिना पास रखी पड़ी एक जंग की लगी हुई चैन उठा ली और ऋषभ के पैरों में दे मारी। चैन ने ऋषभ के पैरों को कसकर पकड़ लिया और संतुलन खोकर जमीन पर जा गिरा, लेकिन उसने गिरते हुए आदित्य पर लात मारकर उसे भी पीछे धकेल दिया था। फिर उसने गुस्से से कहा, तूने सोचा भी कैसे कि तुझे हराना इतना आसान होगा? जिस पर आदित्य ने गुस्से में कहा, जो सोचता हूँ वह करता हूँ और जो करता हूँ वो परफेक्ट होता है। कहते हुए आदित्य ने उसके मुंह पर एक लात मारी, जिस पर आदित्य ऋषभ ने भी उसके मुंह पर पंच बरसाना स्टार्ट कर दिया। दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे थे। वही नितान, चिराग और उसके बॉडीगार्ड ऋषभ के सभी बॉडीगार्ड्स पर भारी पड़ रहे थे। देखते देखते वहाँ पर हर तरफ लाश ही लाश बिछ चुकी थी। जहाँ पर बॉडी आदित्य के बॉडीगार्ड्स और ऋषभ के दोनों के थे। आदित्य का चेहरा गुस्से और दर्द के मिश्रण से तमतमा रहा था, जबकि ऋषभ की आंखों में खतरनाक इरादों की झलक थी। कमरे में बिखरी चीजें और हवा में फैली खून की स्मेल वहां के माहौल को और ज्यादा खतरनाक बना देती। ऋषभ ने गिरते हुए तेजी से उठकर पास में पड़े स्टूल को उठाया और पूरी ताकत से आदित्य की तरफ फेंका। आदित्य ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए समय पर झुककर खुद को बचा लिया, लेकिन स्टूल दीवार से टकरा कर बिखर गया। इससे पहले कि आदित्य खुद को संभाल पाता, ऋषभ ने एक दहाड़ के साथ उसकी तरफ छलांग लगाई और उसके पेट पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया था। आदित्य ने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए अपनी दोनों कोहनियों को से ऋषभ को जोर से मुक्का दिया, जिससे वह पीछे की ओर लुढ़क गया। आदित्य ने जमीन पर पड़ी एक लोहे की चैन को फिर से उठाया और इस बार उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए ऋषभ की पीठ पर जोर से मारा। ऋषभ दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हार मानने की जगह तेजी से पलट पार किया। ऋषभ ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। अब तू नहीं बचेगा, उसने चीखते हुए कहा। आदित्य ने अपनी उंगलियों से चैन की कसकर पकड़ा और चाकू की बाहर से खुद को बचाते हुए ऋषभ की कलाई पर चैन लपेट दी और चैन को जोर से खींचते हुए ऋषभ को
जमीन पर गिरा दिया। गुस्से और चोटों से बेहाल ऋषभ ने जमीन पर पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़े को उठाया और आदित्य पर वार करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। उनके चेहरे पसीना और खून से भीग चुके थे। मैंने कहा था ना, जो करता हूँ वो परफेक्ट करता हूँ, ये कहते हुए आदित्य ने चीखते हुए सबके हाथ से छीन कर उसके कंधे पर धंसा दिया, जिस वजह से ऋषभ बुरी तरीके से चीख पड़ा था। लेकिन आदित्य ने रुकने की जगह उसके जबड़े पर जोरदार घूंसा मारा। ऋषभ लड़खड़ाता हुआ पीछे नीचे तरफ जा गिरा। दीवार से जा टकराया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके कंधे से खून पानी की तरफ बहने लगा था। लेकिन उसने गुस्से से एक कान को चीर देने वाली चीख के साथ उस कांच को निकाल दिया और फिर से आदित्य पर झपटा। लेकिन इस बार आदित्य पूरी तरीके से तैयारी में था। उसने ऋषभ के दोनों हाथों को पकड़कर उसे जोर से दीवार पर पटक दिया। वह दर्द से बुरी तरीके से कढ़ा उठा था, लेकिन फिर भी उसने हार मानने की जगह अचानक अपनी बेल्ट से चाकू बाहर निकाला और दूसरे हाथ से छलांग लाई और आदित्य की गर्दन पर चाकू से वार करने की कोशिश की। आदित्य ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई को इतनी ताकत से मरोड़ा कि चाकू जमीन पर गिर गया। लेकिन ऋषभ ने इसे खुद पर हावी होने नहीं दिया। उसने अपने घुटनों के से आदित्य के पेट पर जोरदार वार किया, जिससे आदित्य पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। कमरा अब लड़ाई का मैदान बन चुका था। टूटे फर्नीचर और बिखरे कांच के टुकड़ों के बीच दोनों एक दूसरे पर मौत की तरह टूट पड़े थे। आदित्य ने जल्दी से चैन को पकड़ा और एकदम से ऋषभ की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया और पूरी ताकत से खींचा। ऋषभ का चेहरा लाल हो गया था और वह दम घुटने का करीब था, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए लोहे की एक छड़ उठाई और उसे आदित्य के सिर पर दे मारा। झटका इतना तेज था कि आदित्य का सर अचानक से दीवार से जा टकराया था और उसके माथे से खून बहने लगा था। आदित्य अब पूरी तरीके से गुस्से में है। अपनी चोटों की परवाह किए बिना खड़ा हुआ और उसने ऋषभ की गर्दन पर एक जोरदार घोंसा मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा बाहर निकला, लेकिन उसने गिरते हुए पास पड़े हुए टूटे टेबल के टुकड़े को पकड़ लिया था। उसे आदित्य की टांगों में मारने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसका पैर बीच में ही रोक लिया। उसने टुकड़े को ऋषभ के हाथ से छीनकर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। आदित्य ने ऋषभ के पास आकर उसका गिरेबान पकड़ा और उसके चेहरे पर गुस्से और खून का मेल किसी राक्षस की तरह दिख रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुझे पता है मैं तेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि तूने मेरी नैन्सी को मुझसे दूर किया था। ऋषभ के कानों में जैसे ही नैन्सी का नाम गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वहीं उसे हैरान देखकर आदित्य ने उसके मुंह पर एक और पंच दे मारा और गुस्से से, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आदित्य उसे मार रहा था कि ऋषभ ने अचानक से एक छिपा हुआ बटन दबा दिया, जिससे पूरी फैक्ट्री के ऊपर लटके गाटर गिरने लगते हैं और यह टूटी हवेली एकदम से हिलने लगी थी। आदित्य की टीम का एक सदस्य जल्दी से चिल्लाया, बॉस हमें यहाँ से निकलना होगा, यह जगह गिरने वाली है। वहीं नितांत जो अब ऊपर से लेकर नीचे तक खून से रंगा हुआ था और उसके हाथों में खून के सने हुए दो चाकू थे। उसने एक बॉडीगार्ड के गले पर चाकू घोंप दिया। तभी यह देखकर वह जल्दी से उसे जमीन पर फेंकते हुए आदित्य को अब बचाने के लिए आगे बढ़ा। वहीं ऋषभ ने आदित्य की तरफ देखते हुए बिना डरे हंसते हुए कहा, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुझे साथ लेकर जाऊँगा। आदित्य तेजी से आगे बढ़ता है और ऋषभ को पकड़कर दीवार पर पटक देता है। ऋषभ खून की उल्टी करता है, लेकिन हथियार नहीं डालता। वह पास पड़ी लोहे की छड़ उठाकर आदित्य पर वार करता है, लेकिन आदित्य उसे रोककर उसकी छड़ छीनकर उसके सिर पर जोर से मारता है, जिससे ऋषभ अचानक से बेहोश हो जाता है। वहीं चारों तरफ से दीवारें गिरने लगती हैं और धरती कांपने लगती है।